गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? चलो ठीक। आपके सिलेबस जो डिसाइड हुआ था वो एक्चुअली जो सिलेबस में डब्ल्यू हिंदी मीडियम ही लिखा हुआ था, तो वो क्लियर नहीं था कि वो कौन से में। फिर आपका हिंदी मीडियम थर्ड अलग बैच और लिखा हुआ था, तो मेरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो थर्ड वाले के लिए शायद नहीं है। फिर भी आपको एक बार और कंफर्म करके आपको मैसेज भिजवा देंगे इधर, है ना। वैसे नए वाले बैच के लिए शायद इस बार नहीं होगा जहां तक है, और होगा तो 10 क्वेश्चन सेल बायो के। चिंता क्या है, पढ़ा उसी में से आएंगे, और नहीं हुए तो भी क्या फर्क पड़ा, अगली बार आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, आज थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत आ रहा है। होगा। लास्ट अपनी बात चल रही थी न्यूक्लियस की बात, केंद्रक की बात अपन कर चुके थे, है ना। अरे हो गई थी क्या? ठीक है। अपन ने केंद्रक की बात कर ली थी, उसके बाद पिछली क्लास में अपन ने क्रोमोसोम गुणसूत्र की बात अपन ने पढ़ना शुरू किया था, है ना। अब क्रोमोसोम गुणसूत्र की बात करें तो जो अपन बात कर चुके थे वो ये था कि कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में जो दिखाई देने वाली गहरी अभिरंजित छड़ाकार संरचना है उसे ही क्या कहते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र अपन कहते हैं। दूसरी बात, क्रोमेटिन का सबसे संघनित रूप क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। ठीक है। तीसरा, आनुवांशिक सूचना का वाहक क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। ठीक है। ये थे 3 पॉइंट। शायद फिर एक अपन ने बात किया था कि वृत्ताकार गुणसूत्र का सिद्धांत बैक्टीरिया के अंदर ई कोलाई में देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? कैंस ने दिया था। ठीक है। फिर अपन ने शायद प्रकार की बात कर ली थी, है ना। प्रकार की बात करी थी कि गुणसूत्र की में सेंट्रोमियर की स्थिति कहां पर है, उस आधार पर प्रकार कौन से होंगे। अगर सेंट्रोमियर की स्थिति मध्य में है, गुणसूत्र के मध्य में, तो ऐसा गुणसूत्र क्या कहलाता है? मेटासेंट्रिक। कैसा गुणसूत्र कहलाएगा? मेटा। और उसका आकार क्या होगा? वी आकार। ठीक है। और मध्य से थोड़ा एक तरफ जा रहा होगा, यानी कि उपमध्यस्थ अगर उसकी स्थिति है, इंग्लिश में सब मीडियन कहेंगे। ऐसी स्थिति सेंट्रोमियर की है तो ऐसे गुणसूत्र को क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक। और उसका आकार क्या होगा? एल आकार होगा। ठीक है। और शीर्ष से, तट से थोड़ा पहले, यानी कि अंतिम छोर से थोड़ा पहले सेंट्रोमियर अगर कहीं है, उप तटस्थ स्थिति अगर है, तो उसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, और उसका आकार जे आकार रहेगा। ठीक है। वॉइस एक जने का आया कि नहीं आ रही है? बाकी शायद और किसी का नहीं आया है। वॉइस का एक बार और कंफर्म करवा देना, वैसे आ रही है। तो उसके अलावा लास्ट अपन ने कही कि भाई जिनमें सेंट्रोमियर की स्थिति तटस्थ है, यानी कि बिल्कुल अंतिम छोर पे, तट पे है, आखिरी में बिल्कुल किनारे पर, तो उसे अपन क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक। टर्मिनल शब्द से ही बना है टीलो। ठीक है। टीलो शब्द कहीं भी आता है तो टर्मिनल यानी कि अंतिम छोर के लिए आता है, तो ये अपने को ध्यान रखना था। उसके बाद एक और कहा था होलोकाइनेटिक, होलोसेंट्रिक। ऐसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो पूरे गुणसूत्र में बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, उसकी कोई फिक्स स्थिति नहीं है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? होलोकाइनेटिक या होलोसेंट्रिक। ठीक है। उसके बाद सेंट्रोमियर की संख्या कितनी है किसी गुणसूत्र में, उस आधार पर हम कहते हैं कि अगर किसी गुणसूत्र में सेंट्रोमियर है ही नहीं, जीरो है, नील है, तो ऐसे को कहेंगे एसेंट्रिक गुणसूत्र। क्लियर है बात? दूसरा, एक है मोनोसेंट्रिक गुणसूत्र,
दो है डाइसेंट्रिक, दो से अधिक पॉलीसेंट्रिक। ध्यान रहेगा सबको, शायद इतनी बात अपन ने करी थी। चलो आगे अपन आते हैं गुणसूत्र की संरचना पर। पेनड्राइव कुछ इश्यू कर रही है, फिर भी अपन डायग्राम बना के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुणसूत्र की संरचना, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पे अपन बात करते हैं। एक डायग्राम अपन सिंपल सा यहाँ पे पहले मैं बना देता हूं ताकि अपना काम हो जाए। और गुणसूत्र की संरचना कुछ अपन इस तरीके से बनाएंगे। अब इसकी लेबलिंग देख लेते हैं किस तरीके से है, एक बार अपन डायग्राम को समझते हुए, ताकि अपने को लिखना आसान रहेगा। अब इस डायग्राम के अंदर सबसे पहला जो संरचना में भाग होता है उससे कहते हैं सेंट्रोमियर, जो अभी बार बार इसका नाम अपन ले रहे थे, जिसे हिंदी में गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं, या इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकुचन भी कहते हैं। यानी कि वो भाग गुणसूत्र का जिस जगह पे गुणसूत्र दबा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, तो वो भाग पूरे गुणसूत्र में ये दिख रहा है ना। तो इसको अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, संकुचन। और इसी का नाम होता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और शुद्ध हिंदी में इसको अपन कहेंगे गुणसूत्र बिंदु, ये भी नाम ध्यान रख लेंगे अपन, गुणसूत्र बिंदु। दूसरी बात जो अपने को ध्यान रखनी है यहां पर, कि अभी आपको मैंने बताया था कि टीलो का मतलब अंतिम सिरे को कहेंगे, जैसे टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहा ना, तो यहां पर जो ये अंतिम छोर है गुणसूत्र के चार जगह दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख, तो गुणसूत्र के दोनों शीर्ष का जो भाग है वो कहलाएगा टीलोमियर। क्या कहेंगे, टीलोमियर अपन इसको कहेंगे। अभी परिभाषा अपन लिख लेंगे, एक बार डायग्राम में लेबलिंग कर लेते हैं। दूसरी बात यहां पर एक ध्यान रखेंगे कि जो धागे नुमा कुंडलित संरचना गुणसूत्र के अंदर दिखाई दे रही है, इसे क्रोमोनीमा कहते हैं। क्रोमोनीमा, नीमा मतलब धागा, निमेटोड शब्द सुना है, सूत्रक्रमी आप कहते हो। नीमा जहां पर भी आता है उसका मतलब धागे से संबंधित, तो ये क्रोमोनीमा धागे जैसी पतली कुंडलित संरचना दिखाई दे रही, और इसमें गांठ जैसी संरचना आपको दिखाई देगी, ठीक है, जिसमें जो जीन से संबंधित चीजें हैं, वो गांठ जैसी संरचना को हम कहते हैं क्रोमोमियर। क्या कहेंगे, क्रोमोमियर। तो ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं हो जाती हैं, तो उन्हीं को अपन एक एक करके लिख भी लेंगे। क्रोमोमियर, ये जो सफेद रंग से अपन ने गांठ जैसी संरचनाएं इस पे बनाई हैं, इन्हें कहेंगे क्रोमोमियर। उसके अलावा जिस तरीके से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, उसी प्रकार से गुणसूत्र के अंदर जो खाली स्थान या जो जगह दिख रही है जहां कुछ भी नहीं है, उस खाली जगह को यहां पर मैट्रिक्स कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही। क्या कहेंगे, और गुणसूत्र की जो झिल्ली यहां आपको दिखाई दे रही है, उसे कहा जाता है यहां पर पेलिकल। क्या कहेंगे, पेलिकल। अब ये जो संरचना अपन ने अलग से यहां पे बनाई है, हर गुणसूत्र में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम एक ही डायग्राम में पूरी बात समझ लेंगे। कुछ गुणसूत्र, ये तो सामान्यतः किसी गुणसूत्र में जो चीजें होगी वो ये होगी कि सबसे पहली बात तो आपका सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको दूसरी बात यहां पर ध्यान रखेंगे, एक और चीज, कि ये जो इतना भाग, यानी कि मैंने कहा था कि मैं अगर इसको इस तरीके से लंबवत दो भागों में विभाजित करूं, तो ये यहां पर जो दोनों इस लाइन के दोनों तरफ के, इधर एक क्रोमेटिड, इधर दूसरी क्रोमेटिड, यानी कि एक गुणसूत्र सामान्यतः दो क्रोमेटिड से बना होता है, ठीक है। तो ये इतना भाग एक क्रोमेटिड और उतना दूसरी क्रोमेटिड, और एक क्रोमेटिड में वापस ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, उसकी एक भुजा, दूसरी भुजा। तो इतना अपने को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे आ जाएगी चीजें। अब फिलहाल ये ध्यान रहे कि सामान्यतः ये चीज जो है हर गुणसूत्र में नहीं होती, ये भी नॉर्मल तरह ही होना था वैसे, लेकिन कुछ गुणसूत्र
ऐसे होते हैं जिनमें प्राथमिक संकुचन के अलावा द्वितीयक संकुचन भी होता है, और वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जहां पर ये दूसरी जगह पर गुणसूत्र दबा हुआ है उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द्वितीयक संकुचन, और उसकी वजह से एक छोटा सा गुणसूत्र का भाग अलग से दिखाई दे रहा है, और इस भाग को कहेंगे सैटेलाइट। क्या कहेंगे? और ऐसे गुणसूत्र जिनमें द्वितीयक संकुचन होता है या सैटेलाइट बन के दिखाई देती है उन्हें हम सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें अभी अपन लिखेंगे। अगर आप डायग्राम बना सको तो बहुत बढ़िया बात है। बना लोगे क्या? हाँ, ये बहुत बढ़िया। चलो बना लो। देखें, हाँ नहीं, मुझे था कि 9 सर वाले ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आप बड़े, हाँ, बहुत ही अच्छे समझदार लोगों में से एक हैं। सैटेलाइट कहते हैं इसको, सैटेलाइट। जितने शब्द बोले इन सबकी परिभाषा भी अपन लिखेंगे। द्वितीयक संकुचन इसको कहेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यहां से क्या क्या और क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें आपको बताएंगे। इसमें एक लेबलिंग और मैं कर देता हूं, वो क्वेश्चन पूछा गया उससे। यहां पर 2 ब्लू कलर के डॉट बना रहा हूं और इसको बोलेंगे काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा सा। थोड़ा सा जूम अगर हो जाए तो आपको देखने में थोड़ा आसान रहेगा शायद। डायग्राम बना ले सारे, क्योंकि इसमें संरचना डायग्राम समझ लिया तो फिर परिभाषाएं रटनी नहीं है, सीधे ही आप खुद ही परिभाषा अपन बना पाएंगे इसकी। कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, वो तो क्या लेवलिंग ज्यादा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। हाँ, तो कहीं लगे तो इसको सिंपल बनाना। आप में से कोई प्रतापगढ़ से है क्या? चित्तौड़ से? कहां से भाई चित्तौड़ में? गंगरार। गंगरार की शायद तुम्हारे प्याज की कचौरी फेमस है शायद। हाँ, नहीं, मैंने बहुत टाइम पहले की बात, शायद एक बार रुका था मैं वहां पे, इसलिए मुझे याद है। चलो बढ़िया। हाँ, वो तो बढ़िया बात है। नहीं, मेरे जिले से तो लोग कभी मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम मिलते हैं, तो मैं इसीलिए प्रतापगढ़ पहले पूछा। प्रतापगढ़ कर लिया नोट सबने? मैं ढूंढता हूँ कभी एक आधा तो मिले कोई, बट अक्सर बोला ना प्रतापगढ़। हाँ, ये काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, अभी अपन परिभाषा लिखेंगे, थोड़ा सा पास में लिखने के होने की वजह से इसको एक बार मिटा के वापस लिख देते अपन। काइनेटोकोर। सबने कर लिया नोट? कहां पर? पेलिकल झिल्ली को बोला गया है। ये जो सफेद कलर से बाउंड्री वॉल दिख रही है ना पूरी क्रोमोसोम की, उसे पेलिकल कहते हैं। क्रोमोमियर गांठ, जो ये व्हाइट कलर की गांठें बना रखी, गांठ जैसी संरचना,
और धागा क्रोमोनीमा। काइनेटोकोर ये ब्लू कलर की डॉट लगा रखे दोनों तरफ, ये अभी बताएंगे आपको, परिभाषा लिखाएंगे। हाँ, ये लेबलिंग सही जगह होनी बहुत जरूरी है। एक बार और बता देता हूं, क्रोमोनीमा है वो पीले कलर का धागे टाइप जो कुंडलित संरचना है उसको बोला गया है। प्राथमिक संकुचन इस पूरी एक व्हाइट कलर की अपन ने गोला बनाया था उसको प्राथमिक संकुचन सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। क्रोमोमियर जो है गांठ जैसी सफेद कलर की अपन ने बनाई है वो है। काइनेटोकोर ब्लू कलर की डॉट दोनों तरफ अपन ने बना रखे हैं। टीलोमियर ये टर्मिनल क्षेत्र जो है चारों तरफ, जो शेष वाला भाग है बिल्कुल अंतिम छोर, उसे टीलोमियर बोला। पेलिकल इस सफेद कलर की झिल्ली को बोला गया सब तरफ। मैट्रिक्स अंदर की खाली जगह को बोला है। सैटेलाइट ये गोल भाग जो है उसको बोला है। द्वितीयक संकुचन वो जगह जहां से ये सिकुड़ा हुआ है। हो गया नोट? कितने लोग नोट कर रहे हैं? कर लो फटाफट। कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इंग्लिश में बाकी नाम लगभग सेम है, यहां पर नाम चेंज एक तो इसका मिलेगा आपको, सेंट्रोमियर बता दिया। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हो गया होगा नोट शायद सबका? चलो ठीक है। तो अपन इन्हीं चीजों को संरचना के अंदर एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। अपन सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, सबसे पहला जो यहां पर रहेगा सेंट्रोमियर। ध्यान से समझना, फिर नोट करेंगे अपन। सेंट्रोमियर जिसे कि आप कि बाकी के नाम अपन डायग्राम में लिख चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। इसे प्राथमिक संकुचन भी कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसे गुणसूत्र बिंदु भी कहेंगे। तो सेंट्रोमियर क्या होता है? गुणसूत्र का वह संकुचित भाग जहां पर दोनों क्रोमेटिड जुड़ी होती हैं। ये मैंने बोला था कि इस लाइन से इधर एक क्रोमेटिड, उधर दूसरी क्रोमेटिड, इस तरीके से एक क्रोमेटिड ये एक, ये दोनों जहां जुड़ी, ये पॉइंट क्या कहलाया? सेंट्रोमियर कहलाएगा। ठीक है, तो सीधा सा बात, गुणसूत्र का संकुचित भाग, गुणसूत्र का संकुचित भाग यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, जहां पर दोनों क्रोमेटिड जुड़ी रहती हैं, जहां पर गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड जुड़ी रहती हैं। दूसरा जो यहां पर ध्यान रखना है वो काइनेटोकोर है। अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, दूसरा इसी में अपन लिख देंगे काइनेटोकोर, या अपन सेकंड पॉइंट बना के लिख सकते हैं काइनेटोकोर। ध्यान से समझना काइनेटोकोर क्या है, परिभाषा समझनी है। काइनेटोकोर जो होता है ये क्या है? आपके सेंट्रोमियर के दोनों तरफ स्थित प्रोटीन, आप कहेंगे यहां पर जो कुल मिलाके का डिस्क आकार की प्रोटीन जैसी संरचना, जहां पर कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु आके जुड़ते हैं। अब क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में ऐसा हो रखा है मेरे साथ भी कि अक्सर ये पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु गुणसूत्र के किस भाग पर जुड़ते हैं। मैक्सिमम किताबें और मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर सेंट्रोमियर ही जाता है। लेकिन सेंट्रोमियर जब काइनेटोकोर ऑप्शन में नहीं है तब तो आंसर सेंट्रोमियर देंगे, लेकिन आप देखो सेंट्रोमियर ठीक है, लेकिन सेंट्रोमियर के भी किस भाग पे? तो काइनेटोकोर पे। इसीलिए इसी पे मैंने दोनों तरफ बनाए, तो आपके तर्कुतंतु डायग्राम में आपको दिखाएंगे वो आके जुड़ते हैं और वो इन एनाफेज के दौरान दोनों क्रोमेटिड को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो काइनेटोकोर क्या है इसकी परिभाषा पे बात करें तो सेंट्रोमियर पर स्थित डिस्क आकार की प्रोटीन, डिस्क आकार की प्रोटीन
जहां पर प्रोटीन जहां पर कोशिका विभाजन के दौरान तर्कुतंतु जुड़ते हैं, तर्कुतंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर कोशिका विभाजन के दौरान तर्कुतंतु जुड़ते हैं। नोट कर लो ये बात। हाँ, तर्कुतंतु जुड़ते हैं, नोट करना। काइनेटोकोर की परिभाषा, सेंट्रोमेर की परिभाषा, दोनों भी क्वेश्चन बन रखे हैं। आपको भी मैंने बताया कि भाई स्पिंडल फाइबर तर्कुतंतु कहां जुड़ते हैं। पहला प्रायोरिटी पे आंसर काइनेटोकोर, अगर ऑप्शन में काइनेटोकोर नहीं है तो आंसर सेंट्रोमियर जाएगा, क्योंकि काइनेटोकोर सेंट्रोमियर का ही भाग है, उसी पे लगी हुई संरचना है। ये परिभाषा अपन रट नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपके सामने लिख रहा हूं तो डायग्राम में जो अपन बात किए हैं उसी आधार पे अपन इस परिभाषा को लिख रहे हैं। सबने कर लिया नोट? तो सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर में क्या फर्क है? तो सेंट्रोमियर वह भाग, वो आपका संकुचित भाग, संकुचित मतलब सिकुड़ा हुआ, जो भाग जहां से दबाव, एक तो गुणसूत्र आपको यहां से दबाव दिख रहा है, दोबारा फिर एक यहां दिखेगा, तो गुणसूत्र का संकुचित भाग जहां पर गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड ये क्रोमेटिड ये यहां पे जुड़ी हुई है, तो ये आपका सेंट्रोमियर कहलाएगा, गुणसूत्र बिंदु कहलाता है, प्राथमिक संकुचन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहलाता है। और इसके दोनों तरफ पाई जाने वाली डिस्क आकार की प्रोटीन वाली संरचना, जहां पर ये खूंटे मानो, जहां पर क्या होगी, रस्सी जैसे तर्कुतंतु स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेंगे, तो वो आपको आगे डायग्राम में बताएंगे। तो ये भी पूछा जाता है, तो मैं कि भाई अपन ने को एक नीचे अपन क्वेश्चन टाइप ही लिख लेंगे और इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये बात नोट कर ली सबने? ठीक है, तो एक अपन यहां पर क्वेश्चन टाइप फॉर्म में लिख लेते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कुतंतु गुणसूत्र के किस भाग से जुड़ते हैं? किस भाग से जुड़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और अधिकांश केस में आंसर सेंट्रोमियर जाता है, लेकिन ये तब जाता है जब ऑप्शन में काइनेटोकोर नहीं होता है। तो पहली प्रायोरिटी अपन यहां पर काइनेटोकोर को देंगे, दूसरी प्रायोरिटी सेंट्रोमियर की होगी। अगर ऑप्शन में काइनेटोकोर है तो आंसर काइनेटोकोर, नहीं तो सेंट्रोमियर। ऐसा मेरे साथ हुआ है कि ऑप्शन में मैंने भी सेंट्रोमियर ही पढ़ रखा था, आंसर मैंने सेंट्रोमियर दे दिया, लेकिन ऑप्शन में काइनेटोकोर भी था और मेरा आंसर हो गया था गलत। तो ये गलती आपके नहीं हो, काइनेटोकोर न भी आएगा, काइनेटोकोर। कई बार बहुत सारी किताबें सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर को ऑब्लिक लगा के एक ही चीज बता देती है, लेकिन दोनों में फर्क है। ठीक है, क्लियर है बात?
सबने नोट कर लिया? ठीक है। अब तीसरा पॉइंट अभी समझेंगे, फिर अपन नोट करेंगे। तीसरा जो इसकी संरचना के अंदर था, जिसे कहा था सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द्वितीयक संकुचन। ध्यान से इधर देखें, द्वितीयक संकुचन। इंग्लिश का शब्द मैं बोलता हूं, आपको अगर कहीं जरूरत लगे तो आप लिख लेना, है ना। मैं 2-3 बार बार बोलता रहता हूं। द्वितीयक संकुचन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? गुणसूत्र में, कुछ गुणसूत्रों में, सभी में यह नहीं होता है, कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा, प्राथमिक संकुचन के अलावा अन्य संकुचित क्षेत्र भी होता है, क्षेत्र भी होता है, जिसे पहले समझना है, सोच होता है, जिसे पहले समझ लो फिर नोट करना, जिसे द्वितीयक संकुचन कहते हैं। द्वितीयक संकुचन कहते हैं। द्वितीयक संकुचन से, द्वितीयक संकुचन से गुणसूत्र का अलग, गुणसूत्र का एक भाग जो अलग प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट प्रतीत होता है, उसे सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट कहा जाता है। तो सैटेलाइट की भी परिभाषा साथ में हो जाएगी यहां पर। वो सैटेलाइट नहीं जो नासा वाले भेजते हैं, ठीक है, ये हमारे यहां पे सैटेलाइट अलग है। और ऐसे गुणसूत्र जिनमें, ऐसे गुणसूत्र जिनमें द्वितीयक संकुचन पाया जाता है, उन्हें द्वितीयक संकुचन पाया जाता है, उन्हें सेट क्रोमोसोम या सेट गुणसूत्र पाया जाता है, उन्हें सैटेलाइट या भी कहते हैं। उन्हें सेट, ये इसकी भी फुल फॉर्म है, लेकिन कोई नहीं पूछेगा आपको। सेट गुणसूत्र या सैटेलाइट गुणसूत्र कहा जाता है, सैटेलाइट गुणसूत्र कहा जाता है। तो बड़ी आसान सी बात है कि सभी गुणसूत्रों में सैटेलाइट द्वितीयक संकुचन नहीं होता है। कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकुचन के अलावा कोई एक और जगह पे भी संकुचित भाग हो सकता है, और वो जो संकुचित भाग है उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक संकुचन। ठीक है, सारी परिभाषाएं डायग्राम से मैं आपके सामने बना रहा हूं, मैंने भी कोई याद नहीं कर रखी है। द्वितीयक संकुचन कहेंगे, और द्वितीयक संकुचन से जो अलग से भाग गुणसूत्र का दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कह देंगे? सैटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? सैटेलाइट। और ऐसे गुणसूत्र जिनमें सैटेलाइट या द्वितीयक संकुचन पाया जाता है, ऐसे गुणसूत्र को सेट गुणसूत्र या क्या कहेंगे अपन? सैटेलाइट गुणसूत्र कहते हैं। ध्यान रहेगा, नोट कर लो इसको। देखें तो इसमें 3 परिभाषाएं हो गई, लेकिन तीनों आसान सी है, इसलिए डायग्राम अमन ने पहले ही समझ लिया था। बिल्कुल, बोलो। हाँ, सारे गुणसूत्र में द्वितीयक संकुचन नहीं पाया जाता है, अपन लिखा है कुछ गुणसूत्र में। इसका एनओआर से संबंधित है, इससे डिटेल अपने क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, है ना।
बस अपने को तो परिभाषा के द्वितीय संकुचन क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, सेट गुणसूत्र क्या होते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। आपको ऐसा ही पूछ ले कि द्वितीय संकुचन से अलग जो भाग गुणसूत्र का दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र जिनमें द्वितीय संकुचन पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सेट गुणसूत्र या सैटेलाइट गुणसूत्र। अपने को डेफिनेशन ही काफी है अपने लिए। नोट कर लिया सबने? पीछे वाले थोड़ा जल्दी नोट कर लेते हैं ना, उनको ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। चेहरे पे मुस्कान आ जाती है एकदम से। सबने कर लिया नोट? अब सामान्य नॉर्मल क्रोमोसोम जो होंगे सैटेलाइट गुणसूत्र के अलावा उनमें द्वितीय संकुचन नहीं पाया जाएगा। ये पहले लिखा है कुछ गुणसूत्रों में, ठीक है ना, यानी कि कोई भी गुणसूत्र की संरचना है। इसीलिए कल आपको मेरे पेंड्राइव आज ओपन नहीं हो रही, बाकी कल डायग्राम थे, उसमें 2-3 डायग्राम थे। सैटेलाइट वाले का अलग से, सेट क्रोमोसोम का डायग्राम अलग से था वो, पर अपन ने एक ही डायग्राम में दोनों एक्सप्लेन कर दिए। बढ़े आगे? कितने लोग अभी भी नोट कर रहे हैं? कर लो कर लो। तीसरी बात कर ले, चौथी परिभाषा जिसे अपन कहेंगे टीलोमियर। क्या कहेंगे? और टीलोमियर क्या होता है? गुणसूत्र का तटस्थ भाग। ठीक है, अभी अपन लिख लेंगे गुणसूत्र का तटस्थ भाग। मैं एक बार बोल देता हूं ताकि आप मेरे साथ ही नोट कर पाओगे। दूसरा अपन बात करेंगे क्रोमोनीमा। क्या बोला था? गुणसूत्र में पाई जाने वाली धागे समान कुंडलित संरचना। क्या कहेंगे? क्रोमोनीमा। क्रोमोमियर, गुणसूत्र में पाए जाने वाली गांठ समान संरचना क्रोमो, रेखीय क्रम में पाई जाने वाली गांठ समान संरचना क्रोमोमियर। गुणसूत्र के, गुणसूत्र में जो खाली स्थान या गुणसूत्र के अंदर का स्थान क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। और गुणसूत्र की जो झिल्ली है उसे क्या कहेंगे? पेलिकल। तो ये सारी चीजें जो है अपन एक एक करके लिख लेते हैं, मेरे साथ ही आप नोट करेंगे, जो आसान सी है। चौथा जिसे अपन कहेंगे टीलोमियर। गुणसूत्र के दोनों तरफ का तटस्थ भाग। टीलोमियर कहलाएगा। ठीक है। पांचवा क्रोमोमियर या क्रोमोनीमा पहले कहते हैं। गुणसूत्र में पाया जाने वाला, गुणसूत्र में पाई जाने वाली धागे नुमा कुंडलित संरचना। कुंडलित मतलब डीएनए की तरह, आपने देखा था डायग्राम में, डीएनए की तरह कुंडलित था ना। कुंडलित संरचना क्रोमोनीमा कहलाएगी। क्रोमोमियर, क्रोमोमियर गुणसूत्र में उपस्थित रेखीय क्रम में पाई जाने वाली गांठनुमा संरचना।
बीड लाइक स्ट्रक्चर इंग्लिश में कहते हैं उसको, गांठ नुमा संरचना, बीड लाइक स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स गुणसूत्र के अंदर का स्थान, या ऐसा भी कह सकते कि गुणसूत्र के अंदर का स्थान जहां जिसमें क्रोमोनिमा धसी रहती है, तो वो ही क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को घेरे हुए जो आवरण रहेगा, मैट्रिक्स का जो आवरण है, आवरण तो मतलब कवरिंग समझ गए आप, आवरण को, मैट्रिक्स के आवरण को पेलिकल कहा जाता है। कर लिया नोट? गुणसूत्र का आवरण कहते हैं, या गुणसूत्र में मैट्रिक्स चीज से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स नहीं था क्या, आंतरिक झिल्ली के अंदर का सब मैट्रिक्स ही था, वैसे ही यहाँ पे पेलिकल के अंदर मैट्रिक्स ही कहा जाएगा। सबने कर लिया नोट? तो इनमें कुछ वापस बताने की जरूरत तो नहीं रही, 2-3 बार बता दिया डायग्राम में भी। और किसी ने बोला सर द्वितीयक संकुचन की डेफिनेशन एक बार और देखना, तो कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकुचन के अन्य संकुचित क्षेत्र भी होता है, और उस क्षेत्र को ही क्या कहेंगे, द्वितीयक संकुचन। तो इसमें शायद कहीं लिखने में अपने भी मिस्टेक नहीं, बराबर अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करें अपन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम में आप पेपर सॉल्व करोगे, दोनों बड़ी अक्सर, जिसमें पहली बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसे कहते हैं कैरियोटाइप, ठीक है। शायद जेनेटिक्स जिन्होंने पढ़ा उनको शायद लिखवा दिया होगा अपन ने, कैरियोटाइप। अब कैरियोटाइप जो होता है, वैसे क्या है कि शायद एओ के पेपर में या लेक्चरर के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया इसका, जो पिछले एक आध एग्जाम के अंदर मैंने देखा था रिसेंटली। तो उसमें यह पूछा था कि गुणसूत्र की लंबाई के आधार पर जो आपके गुणसूत्र का अरेंजमेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो कैरियोटाइप बोला गया था। 2-3 परिभाषाएं हो जाती हैं। वास्तविकता में क्या है कैरियोटाइप, एक डायग्राम अभी मैं आपको गूगल से दिखा दूंगा। जो गुणसूत्र को उनके आकार के आधार पर या उनकी लंबाई के आधार पर लाइन से जमा दिया जाता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र पहले, फिर उससे छोटा 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 छोटा। जैसे मानव है, मानव में अपने मुख्य जो गुणसूत्र हैं, अगर अगुणित में तो ओरिजिनल 23 गुणसूत्र मानते हैं अपन हैप्लॉइड के अंदर। तो 23 में सबसे बड़े वाले को आगे रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे छोटा लास्ट में, और उसके बाद फिर एक्स या वाई है उसको रखा जाता है। तो कुल मिला के किसी प्रजाति में उपस्थित कुल गुणसूत्र की आकारिकी, ठीक है, जनरल अपीयरेंस भी इंग्लिश में बोल देते हैं, मॉर्फोलॉजी भी बोल देते हैं। ये अगर किसी प्रजाति में उपस्थित कुल गुणसूत्र की आकारिकी को क्या कहते हैं, कैरियोटाइप। या किसी जीव में उपस्थित समस्त गुणसूत्रों को एक साथ भी कैरियोटाइप शब्द, ऐसी परिभाषा भी यूज होती है। तो एक बार इसके डेफिनेशन लिख के फिर अपन इसका डायग्राम भी देख लेंगे। तो डेफिनेशन नोट करना पहले, किसी प्रजाति में उपस्थित सभी गुणसूत्रों की आकारिकी, यानी कि इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं अपन। मैं इंग्लिश का शब्द भी लिख देता हूं यहां पे, मॉर्फोलॉजी, या इसको फिनोटाइप कहते हैं और ज्यादा अच्छा रहेगा। फिनोटाइप भी डेफिनेशन में 2-3 शब्द यहां से यूज होते हैं। का फिनोटाइप, सभी गुणसूत्रों का फिनोटाइप। भाई लंबाई कम ज्यादा है मतलब फिनोटाइप की बात हो रही। जीनोटाइप फिनोटाइप सब जानते हो ना। जीनोटाइप मतलब
जैसे पौधे के लिए बोला कैपिटल टी तो वो जीनोटाइप, और वो लंबा है या बोना है तो आप कैपिटल टी को क्या कहोगे, लंबा है पौधा, तो लंबा है बोना है वो तो हो गया फिनोटाइप, और कैपिटल टी है या स्मॉल टी वो क्या हो गया उसका जीनोटाइप। तो किसी प्रजाति में उपस्थित सभी गुणसूत्रों का फिनोटाइप क्या कहलाता है, कैरियोटाइप। इसकी एक परिभाषा और अपन अथवा करके लिखेंगे, किसी जीव में उपस्थित, दोनों परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, किसी जीव में उपस्थित सभी गुणसूत्रों का समूह वो भी कैरियोटाइप ही कहलाता है। और यहां पर एक परिभाषा और आएगी जिसे कहेंगे इडियोग्राम, इस पर भी पूछा जाता है, ये तो बड़ा छोटा सा है, अभी इसको बताएंगे आपको। इडियोग्राम, इडियोग्राम क्या होता है, तो इसको हिंदी में भी कुछ इसी तरीके से लिखेंगे, जिस तरीके से एक्सरे का फोटो, जो आप जैसे आपके बोन का आपने एक्सरे करवाया हड्डियों का, तो आपको शीट पे पूरा डायग्राम दिखता है भाई हाँ ऐसे ऐसे फ्रैक्चर हुआ है, उसी तरीके से कैरियोटाइप को भी एक डायग्राम के रूप में देखना हो तो उसे क्या कहेंगे, इडियोग्राम कहा जाता है। तो कैरियोटाइप का चित्रित स्वरूप, कैरियोटाइप का चित्रित डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि चित्रित स्वरूप जो होगा, चित्रित रूप जो है उसे क्या कहेंगे अपन, इडियोग्राम। अभी आप ये नोट करो, इसका डायग्राम दिखाऊंगा आपको एक। कैरियोटाइप की डेफिनेशन आप देखोगे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है इस डेफिनेशन पे। और वास्तविकता यही है कि सभी गुणसूत्रों को उनके आकार के आधार पर एक साथ उन सभी गुणसूत्रों को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वही कैरियोटाइप कहलाता है। कैरियो यानी कि केंद्रक, पढ़ा अपन ने, ये कॉन्सेप्ट तो कहीं नहीं जाएगा, शब्द अपन ने पढ़ा, कैरियो मतलब केंद्रक, तो केंद्रक में जो गुणसूत्र उपस्थित है उन्हीं को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे वही बात कही जाएगी। ये नोट कर ली डेफिनेशन सबने, चलो तो इसका एक डायग्राम, शायद नेट अपना इसी में खुल जाता है डायरेक्ट, एक सेकेंड, अच्छा खुला ही पड़ा है कीबोर्ड। मैं एक ही डायग्राम में दोनों चीज दिखाना चाह रहा था, वैसे इसमें दे रखा है कहीं ना कहीं। अब जैसे एक सेकंड, इसको इमेज की जगह इमेज डायरेक्टली खुला हुआ है। अगर आप इस डायग्राम को भी देखोगे या फिर अपन ऊपर भी किसी को डायग्राम को चूज कर सकते हैं, ये देखते हैं, देखो ये इस तरीके से छोटा ही खुलेगा क्या है। अब ये जो है नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप, मानव के अंदर कैरियोटाइप नर और मादा, मेल फीमेल दोनों का डिफरेंस सेक्स क्रोमोसोम का लैंगिक गुणसूत्र का ही होता है। तो यहां पर जो गुणसूत्र वैसे कितने होने चाहिए, 23, ओरिजिनल कितने होने चाहिए, 23। तो ये आपके यहां पर एक्स एक्स मेल के लिए लिखा है और एक्स वाई फीमेल के लिए अलग से दिखा दी इन्होंने। अब यहां पर क्या करा, देखो सबसे बड़े वालों को पहले रखा और आखिरी में जाते जाते सबसे छोटा। तो मैंने यही बात बोली थी कि उनकी लंबाई के आधार पर गुणसूत्र का व्यवस्थीकरण जो एग्जाम में भाषा लिखी गई थी वो भी अपन लिखेंगे। वैसे भी ये बोला गया है कि किसी प्रजाति में उपस्थित गुणसूत्रों का क्या कहा गया था अपन ने, उनकी फिनोटाइप, और फिनोटाइप मतलब लंबा सबसे आगे और छोटा सबसे पीछे। यहां पर डायग्राम में 1 से लेके जब 22 पे आप पहुंचोगे तो सबसे छोटा सबसे लास्ट में रखा गया। तो ये डायग्राम बस आपको ये दिखाने के लिए ही है, बाकी अपने को इसको डायग्राम सीधा अपने कोई काम का नहीं है। एक यहाँ पर जो एग्जाम के अंदर लैंग्वेज लिखी गई कैरियोटाइप के लिए वो और अपन ध्यान रखेंगे, और वो कुछ इस तरीके से थी कि गुणसूत्रों का, आप इसको भी नोट कर लें, किसी प्रजाति के गुणसूत्रों का, किसी प्रजाति के गुणसूत्रों का उनकी लंबाई के आधार पर व्यवस्थीकरण या अरेंजमेंट, और लंबाई के आधार पर तो ये क्या है, कैरियोटाइप ही है। अभी डायग्राम में अपन ने इसीलिए देखा।
और एक और बात ध्यान रख लेंगे कि जब कैरियोटाइप बनाया जाता है तो सबसे आगे कौन सा गुणसूत्र होता है? सबसे बड़ा। ये तो अपने को डायग्राम से याद हो जाएगा, सबसे आगे सबसे बड़ा गुणसूत्र और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में सबसे छोटा गुणसूत्र, या वैसे एक्स वाई भी रखते हैं, सबसे अंत में सबसे छोटा गुणसूत्र। ये चीज आपको वैसे ही ध्यान रखनी है। मेन बात जो है ऊपर परिभाषा की, 3 तरीके की परिभाषा अपन ने इसलिए लिखी, तीनों ही एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सबने कर लिया नोट? सबसे आगे सबसे बड़ा गुणसूत्र रखा जाएगा जब डायग्राम बनाएंगे, और सबसे अंत में सबसे छोटा गुणसूत्र, और अगर कहीं लैंगिक गुणसूत्र है तो वो सबसे आखिरी में रखा जाता है। वैसे ये आपको क्वेश्चन में अपने को कम पूछा जाता है, लेकिन इससे हमें यह याद रह जाएगा कि हाँ भाई, लंबाई के आधार पर गुणसूत्रों को यहां पर जमाया जाता है। कर लिया नोट? बढ़े आगे। तो ये था अपना कोशिका का। अब आता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जिसमें बड़ी ऐसा ज्यादा वो लंबा पोर्शन नहीं चलेगा, मतलब अपना इसका एंड पार्ट यानी 2 से 3 क्लास का पोर्शन भी नहीं है वो, जिसमें अपने को डायग्राम से समझना है। जो अब तक हम रट लेते थे चीजों को, वो रटेंगे नहीं। फिलहाल अभी अपन बात करते हैं कोशिका चक्र की, ठीक है, कि सेल साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा उस पर आते हैं। तो समझना पहले नोट करने पे ध्यान मत देना। कोशिका चक्र, सेल साइकिल जिसको कहा जाता है, ठीक है। यहां पर कोशिका विभाजन की हेडिंग अपन आगे डाल देंगे पहले, या फिर ऊपर डाल सकते हो कोशिका विभाजन, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आगे भी आएगी। देखिए बात, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इसमें सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे कोशिका चक्र से। और कोशिका चक्र देखो बड़ा आसान से अपन बनाएंगे, और ये डायग्राम अपने को थोड़ा सा याद क्यों रखना है वो भी देख लेंगे। अब इस डायग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हो जाते हैं। कैसे? पहले डायग्राम पे ध्यान देंगे अपन। इस डायग्राम का इतना जो भाग है, इसे कहेंगे अंतरावस्था इंटरफेस। क्या कहेंगे? अंतरावस्था इंटरफेस। दूसरी जो यहां पर बचा हुआ भाग है उसे अपन कहते हैं एम फेज। क्या कहेंगे? एम अवस्था या विभाजन अवस्था भी इसको हिंदी में कहते हैं। एम फेज, विभाजन अवस्था भी बोलते हैं इसको। ध्यान से समझना इसको, अभी नोट मत करना प्लीज। और बात करें तो क्या होता है कोशिका चक्र, मतलब क्या है? जैसे अपने भी जीवन चक्र है, रोज सुबह उठते हैं, फिर वही दोपहर में क्लास आते हैं, शाम को जाते हैं, खाना खाएं, पढ़े नहीं पढ़े, सोए न, फिर आए न, चक्र चल रहा है। वैसे कोशिका विभाजन का चक्र भी चलता रहता है। कुछ कोशिकाएं नष्ट हो रही है, कुछ नहीं बन रही है, कुछ नष्ट हो रही है, कुछ नहीं बन रही है। मान लो अपन गए, दरवाजे से टकरा गए, खरोच आ गई, तो उस जगह कुछ कोशिकाएं नष्ट हो गई। कुछ दिन में वो घाव भरेगा, यानी कि नई कोशिकाएं वापस बन जाएगी। आप पौधे की, पेड़ की एक डाली तोड़ आओ तो उसकी कोशिकाएं बहुत सारी आपने नष्ट कर दी, उसको नुकसान कर दिया। कुछ दिनों बाद वो घाव धीरे धीरे भरेगा और नए फुटाव वापस आ जाएंगे। तो वो कोशिका चक्र के कारण ही संभव हो पाएगा। यानी कि क्या होता है कि कोशिका जब भी, क्या यहां पर आपको अंतरावस्था जो है इसमें फिर वापस 3 है, G1, S और G2। G1, S और G2। मानव के अंदर लगभग कोशिका चक्र में 24 घंटे लगते हैं, और यीस्ट के अंदर 90 मिनट में
कोशिका चक्र पूरा हो जाता है, यानी कि विभाजन पूरा हो जाता है। ह्यूमन के अंदर अगर कोई कोशिका 1 से 2 बनने जा रही है अगर माइटोसिस से, तो लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, वो टाइम अपने को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन लिख लेंगे कहीं। तो ये क्या होता है कि यूं समझो कि घर में शादी है, तुम्हारी नहीं है अभी, तुम्हारे बड़े भाइयों की है, ये बड़ी बहनों की है। ठीक है, तुम्हारे टाइम में भी तो यह हो रखी होगी कुछ की, बताएंगे, कभी भी नहीं छुपा के रखेंगे। मेरा एक बेचमेट था, उसकी शादी हो रखी थी। मेरे को कुछ दोस्त कहते थे कोई इसकी शादी हो रखी है, उसके बीएससी यूजी के बेचमेट थे, लेकिन भाई को पूछ पूछ के थक गए, पूरी एमएससी होकर कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो रखी। अरे मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है तेरे को, तो बढ़िया है तू तो यार, है ना, तुम्हारे से ऐसी बातें कर नहीं सकते, तुम खतरनाक इंसान हो। चलो ठीक। तो घर में अगर शादी है तो शादी में तो 2-3 दिन की शादी है, लेकिन उसकी तैयारी घर वाले 6 महीने से साल भर से कर रहे होते हैं। ठीक है, समझे बात को, क्योंकि ठीक है कपड़े खरीद रहे हैं, वो हो रहा है, सगाई हो रही है, पता नहीं क्या क्या, इतने माथाफोड़ी चलती रहती है। तो ये कोशिका विभाजन की भी विभाजन अवस्था सबसे छोटी है और अंतरावस्था सबसे लंबी। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो आंसर क्या दोगे? अंतरावस्था, इंटरफेज। और सबसे छोटी अवस्था एम फेज। एम फेज जो होती है वो फिर आपके 4 उप अवस्थाओं में बोली जाती है। और कैसे? जिसको अपन कहते हैं प्रोफेज, पूरा लिखेंगे आगे, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब पहली बात तो ये जो तैयारी हुई उस पर आते हैं। ठीक है, जो ये तैयारी है जिसमें जीवन अवस्था, अगर आपको इसमें पूछा जाए कि अंतरावस्था की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, एस, छोटा बनाया अपन ने। अंतरावस्था की सबसे छोटी तो एस, कोशिका चक्र की सबसे छोटी तो एम अवस्था। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, और दूसरी बात अगर अपने को बोला जाए कि जीवन में क्या होता है, नॉर्मली आपके प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। एस में सबसे मेन काम की चीज होती है डीएनए का संश्लेषण। एस इसलिए बोला गया है सिंथेसिस फेज। एस क्या बोला गया है? सिंथेसिस फेज, यानी कि जहां पर डीएनए का संश्लेषण, गुणसूत्र का निर्माण होता है। जितना मैंने क्या कहा था, 2 बंटवारा करना है तो 1-1 लाख, 1-1 लाख दोनों को दे सके, यानी कि वो 50-50 नहीं देना है, दोनों को बराबर देना है। 1 लाख है तो उसको डबल करो और उसको दो, ताकि यहां पर भी गुणसूत्र जितना है, डीएनए जितना, उसको डबल किया जाएगा। कौन सी अवस्था में? इस अवस्था में। फिर बची कुछ ही तैयारी हो जाएगी G2 में, और बचे हुए आरएनए, प्रोटीन, जो भी विभाजन में आवश्यकता पड़ेगी वो सब तैयार कर लिए जाएंगे। आपको अब यहां से ऐसा पूछ लें कि विभाजन अवस्था की एम अवस्था की से पूर्व वाली अवस्था कौन सी है, तो G2। ये क्रम जो ध्यान रखेंगे इस चक्र का, वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये चक्र एंटी क्लॉकवाइज अपन ने डायग्राम बनाया, कुछ किताबें क्लॉकवाइज डायग्राम बनाती है, दोनों बनते अपन ने ये बनाया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूछा जाएगा कि एस अवस्था और प्रोफेज अवस्था के मध्य की अवस्था को क्या कहा जाता है? G2। इस तरीके से कहीं से भी पूछ ले आपको कि एनाफेज और जीवन के बीच की अवस्था टीलोफेज। इस तरीके से चक्र अगर हमें समझ में आया। अब क्या होता है कि ये जो अपन ने एम अवस्था लिखी है, ये कैरियोकाइनेसिस के पार्ट लिखे अपन ने, यानी केंद्रक विभाजन। जब भी कोशिका विभाजन होता है तो पहले केंद्रक विभाजन होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। पहले तो क्या होगा कि ये कोशिका है, इसमें एक केंद्रक का 1 से 2 बना दिए। ठीक है, 1 से 2 बना के अब इस कोशिका का पहले तो केंद्रक विभाजित हो गया, फिर बीच में एक दीवार बना दो और दोनों कोशिकाएं अलग अलग, तो ये फिर साइटोकाइनेसिस। तो बोले सर साइटोकाइनेसिस का है, टीलोफेज जो होगी उसके साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस भी चलता है, और वो जीवन, अगले जीवन आने से पहले पूरा हो जाता है, जो आपको डायग्राम में दिखाएंगे। तो ये डायग्राम से कुछ समझ आ रहा है? एक बार आप ये नोट करो, क्योंकि आज का टाइम हो गया, ये डायग्राम ही नोट करो आप अभी। किसी ने क्वेश्चन पूछा सर कोल्चिसिन का यूज होता है ओटोपोलिप्लोइडी या एलोपोलिप्लोइडी। ठीक है, तो अगर ये 2 ही ऑप्शन दिए हैं आपको क्वेश्चन में, तो कोल्चिसिन का यूज होता है एलोपोलिप्लोइडी में, जहां पर गुणसूत्र डबल करने की आवश्यकता अंतर प्रजाति संकरण के कारण पड़ती है, और वहीं पर कोल्चिसिन का यूज होता है जब भी क्रोमोसोम डबल करना होता है। तो ऐसे केस में आंसर एलोपोलिप्लोइडी जाएगा, क्योंकि अंतर प्रजाति संकरण एलोपोलिप्लोइडी में होता है, ओटो में नहीं होता है।
ये थोड़ा सा पास में है तो पढ़ने में आ जाना चाहिए। पीएमएटी करके लिखा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पूरी बात अगली क्लास में अपन समझेंगे इसको। एक स्पेशल क्वेश्चन वाली बात कल उठी थी, है ना, तो उस क्वेश्चन को आज अपन लेके ही क्लास को खत्म करेंगे। एक आज अच्छा सा आपके लिए फैक्ट्स लेके आए एग्रीकल्चर का अपन। नहीं, ऑटो पोलिप्लोइडी यूपी के स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऑटो पोलिप्लोइडी मानेंगे नहीं। कोलचिसिन का यूज ऑटो पोलिप्लोइडी में बिल्कुल भी नहीं होता है, एलो पोलिप्लोइडी में ही काम आएगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, आया होगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम वाले भी कई बार गलत आंसर पे भी अड़े रहते हैं, आपको पता हो तो। हाँ, गुणसूत्र को डबल करता है वो। आगे रीडिंग आप लोगों ने पढ़ ली है ना, आपने नहीं पढ़ी ना, नए बैच ने, इसलिए। सबने कर लिया नोट? बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, बस ये ध्यान रखना कहां से कहां तक किस बात को बोला है। अब आज जो एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए या फैक्ट लेके आए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं और मुझे याद आता है तो मैं आपके लिए अक्सर लेके आऊंगा, जैसे कल याद दिलाया। तो एक इंडिया में एक लेडी है जिसको सीड मदर के नाम से जानते हैं, बीज माँ कह सकते हैं, और वो महाराष्ट्र के अहमदनगर से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन उनका नाम है राहीबाई सोमा पोपेरे। पूरा नाम क्या है? राहीबाई, अभी अपन लिख लेंगे, राहीबाई सोमा पोपेरे। और उन्हें ऐसा क्यों कहा गया? जो हमारा आजकल हाइब्रिड डेवलप हो रहे हैं तो वो हाइब्रिड के विरोध करते हैं वो जो लेडी है, और वो लोकल, उनका खुद का एक जीन बैंक है, जो ब्रीडिंग पढ़ लिया उनको तो पता चल जाएगा, जीन बैंक उन्होंने बना रखा है, और वो देशी जननद्रव्य को संरक्षण करने का पहल उन्होंने कर रखा है, और वो हाइब्रिड का विरोध करते हैं कि नहीं भाई। उनका कहना है कि यार क्यों प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, प्रकृति ने बनाया जैसी फसल को आप उसको बदल क्यों रहे हो। तो कहीं ना कहीं नेचर डिस्टर्ब होता है, तो उनको बहुत ही अच्छा, और उन्हें 2020 के अंदर पद्मश्री से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। तो उसी का एक छोटा सा आपको लिख देते हैं, तो आप जहां पे भी जगह मिले या पेज के ऊपर छत पे आप लिख सकते हो स्पेशल पॉइंट करके। कभी अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बीज माँ हिंदी में कहें सीड मदर की उपाधि इनको दी गई है, सीड मदर। नाम ध्यान रखना आपको, तो इतना ही काफी है, राहीबाई सोमा पोपेरे। ये महाराष्ट्र के हैं तो थोड़ा सा इनका सरनेम और थोड़ा ऐसा मिलेगा आपको, राहीबाई सोमा पोपेरे हैं, अहमदनगर से हैं ये, और पद्मश्री से सम्मानित है। तो मैं ज्यादा चीजें नहीं लिखा के, मैं तो इतना से लिखाऊंगा, बीज माँ, या भारत में बोलो या कहीं भी बोलो, क्या होगा एकदम से, ठीक है, राही बीज माँ सोमा, राहीबाई सोमा पोपेरे को बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे की बात अगली क्लास में। थैंक यू।